आज मैं एक विज्ञान और हॉरर फिल्म की कहानी समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एंशिएंट वॉर, प्राचीन युद्ध। चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें और सावधान रहें। फिल्म की शुरुआत 1968 में होती है, वियतनाम युद्ध के दौरान। हम देखते हैं कि भारी बारिश में एक पहाड़ पर अमेरिकी सेना के कुछ पायलट फंसे हुए हैं। एक अधिकारी रेडियो टीवी के जरिए मदद मांग रहा होता है और बताता है कि कितने सैनिक मारे जा चुके हैं। अचानक अंधेरे में एक सैनिक की चीख सुनाई देती है और फिर वो गायब हो जाता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। अधिकारी अपनी बंदूक उठाकर अंधेरे की ओर गोली चलाता है, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। जंगल से एक विशाल लाल रंग का दानव सुअर निकलता है और बेहद तेजी से हमला कर देता है। अगली सुबह 2 अमेरिकी सैन्य अधिकारी वियतनाम के एक शहर में पहुंचते हैं। वहां कुछ अमेरिकी सैनिक एक फार्म बना रहे होते हैं। उनका मिशन उस इलाके में इस्तेमाल हो रही परमाणु शक्ति के केंद्र की जांच करना होता है। उसी दौरान एक पागल सी दिखने वाली महिला उनसे मिलती है और कहती है कि उसके पति की हत्या हो चुकी है, लेकिन सैनिक उसे मानसिक रूप से अस्थिर समझते हैं। जब अधिकारी आसपास जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा है। वे एक अधिकारी जेरिको से मिलते हैं और उसे हालात के बारे में बताते हैं। जेरिको फैसला करता है कि वो अपनी एक विशेष टीम, वल्चर टीम को बचाव मिशन पर भेजेगा। ये टीम बहुत अनुभवी और खतरनाक मिशनों में माहिर होती है। जेरिको बताता है कि कुछ सैनिक पास की झील में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। अफवाहें हैं कि वहां कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन जेरिको भरोसा दिलाता है कि सब नियंत्रण में है। इसके बाद हम वल्चर टीम के सदस्यों से मिलते हैं। टीम लीडर कैप्टन जेवियर, अनुभवी सैनिक अली, मिलर और अन्य सदस्य किस और लियोन। रात में हेलीकॉप्टर उन्हें घने जंगल में छोड़ देता है। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि इलाके में जबरदस्त चुंबकीय प्रभाव है, जिससे उपकरण काम नहीं कर रहे। पेड़ों पर उन्हें बड़े बड़े पंजों के निशान और 3 उंगलियों वाले विशाल नाखूनों के निशान मिलते हैं। एक बैग में उन्हें साइट 4 का नक्शा और कुछ नोट्स मिलते हैं। तभी अचानक उन पर हमला हो जाता है। एक सदस्य बेकर को एक अजीब उड़ने वाला जीव जंगल में खींच ले जाता है। वो फायरिंग करता है और किसी तरह बच निकलता है। दूसरी ओर कुछ स्थानीय लोग अमेरिकी सेना से नफरत करते हैं, क्योंकि उनके गांव और परिवार नष्ट कर दिए गए थे। इसी बीच एक सैनिक अलग हो जाता है और एक उड़ने वाला जीव उसका सिर चबा जाता है। बाकी लोग सोचते हैं कि अमेरिकी सैनिकों ने उसे मारा है। वल्चर टीम एक फार्म पर पहुंचती है, जहां उन्हें लापता सैनिकों के बुरी तरह क्षत विक्षत शव मिलते हैं। तभी अंधेरे से विशाल प्रागैतिहासिक जानवर निकल आते हैं और हमला कर देते हैं। टीम बिखर जाती है। बेकर और लियोन अलग हो जाते हैं और भागते भागते एक सोए हुए टीरेक्स के सामने पहुंच जाते हैं। तभी छोटे उड़ने वाले जीव शोर मचाते हैं और टीरेक्स जाग जाता है। गोलियां उन जीवों पर असर नहीं करती और वे दोनों जान बचाकर भागते हैं। अगली सुबह केवल 5 सैनिक ही जिंदा बच पाते हैं। मिलर बचाव दल बुलाना चाहता है, लेकिन संचार काम नहीं करता। दूसरी ओर बेकर और लियोन एक नदी में कूद जाते हैं और किसी तरह टीरेक्स से बच जाते हैं। तभी एक रहस्यमयी रूसी महिला सोफिया प्रकट होती है और उनकी मदद करती है। वे उन्हें अपने सुरक्षित ठिकाने ले जाती है। वो बताती है कि वो एक डॉक्टर है और ये सब एक रूसी वैज्ञानिक बोरोदिन के प्रयोगों की वजह से हो रहा है। उसने इन प्रागैतिहासिक जीवों को दवाओं के जरिए नियंत्रित किया है। बाद में बाकी वल्चर टीम भी उनसे मिल जाती है, लेकिन गलतफहमी के कारण झड़प हो जाती है। इसी बीच फिर से उड़ने वाले जीव हमला कर देते हैं। अफरा तफरी में कुछ सैनिक मारे जाते हैं और कुछ किसी तरह बच निकलते हैं। कहानी यहीं पर और भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी हो जाती है। किस गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे डर लगता है कि शायद यही उसका अंत हो, लेकिन वो तुरंत चाकू उठाकर उस जीव को अपने कंधे से हटाने की कोशिश करता है। कागज जैसे पक्षी डरावनी आवाज निकालते हैं, जिससे बाकी सैनिकों का ध्यान उनकी ओर जाता है। वे उन पक्षियों को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि किस अकेला उन्हें संभाल सके, और अंततः वे पीछे हट जाते हैं। इसके बाद टीम किस को प्रयोगशाला ले जाती है, जहां उसकी गंभीर हालत का इलाज करने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर उसके दर्द को कम करने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, लेकिन सोफिया खुद को इंजेक्शन लगाकर तुरंत दूसरे कमरे में चली जाती है। बेकर किस के पास जाता है और अपने फैसले को सही ठहराता है। इसी दौरान सोफिया को पता चलता है कि ये पूरी घटना एक दुर्घटना थी। वो बताती है कि बोरोडिन अमेरिका में स्थानांतरित होने और अंदरूनी दुश्मनों को खत्म करने के लिए मच्छर सुरंग यानी मस्कीटो होल बनाना चाहता था।
लेकिन प्रयोग बुरी तरह असफल हो गया। इस्तेमाल किए गए उपकरणों ने बैक्टीरिया को प्रकाश की गति से भी तेज कर दिया, जिससे अतीत और वर्तमान के बीच एक दरवाज़ा खुल गया। इसी कारण युद्ध काल के मच्छर जैसे जीव बाहर आ गए। सोफिया के पति और अन्य वैज्ञानिकों ने बोरोडिन के आदेशों का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मार दिया गया। बोरोडिन ने प्रयोग को दूसरे कमरे में ले जाकर फिर से मच्छर सुरंग खोलने की कोशिश जारी रखी। अचानक दीवारें कांपने लगती हैं और पक्षी अपने निशाने का पीछा करते हुए पूरे इलाके पर हमला कर देते हैं। सेना खिड़कियों और दरवाजों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक विशाल राक्षस मुख्य प्रवेश द्वार तोड़कर अंदर घुस आता है। सोफिया बताती है कि पास की झील में उसकी नाव है, लेकिन उसका इंजन खराब है। वो मानती है कि सेना उसे ठीक कर सकती है और नाव से भागने का सुझाव देती है। टीम भागने की तैयारी करती है, लेकिन किस समझ जाता है कि वो बच नहीं सकता। वो बाकी साथियों को जाने का इशारा करता है। उसके साथ ही भारी मन से इमारत छोड़ देते हैं। किस मुस्कुराता है और अपने साथ लाए विस्फोटकों को सक्रिय कर देता है। जोरदार धमाके से पूरा पार्क तबाह हो जाता है और कई पक्षी नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर टीम नाव ठीक कर लेती है और भाग निकलती है, अपने दोस्त के बलिदान पर शोक मनाते हुए। अगली सुबह बेकर को एहसास होता है कि वो सब कुछ ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। वो टीम को बताता है कि उन्हें बाकी विस्फोटकों को नष्ट करना होगा, लेकिन सोफिया चेतावनी देती है कि वे विस्फोटक बहुत खतरनाक हैं और पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। उनका एकमात्र समाधान है सोविया बेस पहुंचना और सिस्टम को ऑटोमेटिक तरीके से बंद करना। कई घंटों बाद वे एक वीरान इलाके में पहुंचते हैं। वहां उन्हें मरे हुए सैनिकों के शव मिलते हैं। तभी पक्षियों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। टीम पूरी ताकत से मुकाबला करती है, लेकिन अफरा तफरी में लोगन मानसिक संतुलन खो देता है। वो कई गोलियां चलाता है, लेकिन एक पल की चूक में खुद की जान ले लेता है। पक्षी उसके शरीर पर टूट पड़ते हैं, जिससे बाकी सैनिकों को भागने का मौका मिल जाता है। रात होते होते टीम सोविया बेस के सामने पहुंचती है। बेकर जेरिको से संपर्क कर मदद मांगता है। वे छिपकर देखते हैं कि बोरोडिन और उसकी टीम पक्षियों को एक सिम्युलेटेड दुनिया और रणनीति बदलने वाले हथियार के रूप में देख रहे हैं। लेकिन अब कोई उसका समर्थन नहीं करता, बल्कि कई लोग उसे नफरत की नज़र से देखते हैं। अमेरिकी सेना बेस में घुस जाती है, कई गार्ड्स को मार गिराती है और पूरे परिसर में विस्फोटक लगाती है। कुछ रूसी चरमपंथियों को भी छोड़ा जाता है। उनमें से कुछ पक्षियों पर गोली चला देते हैं, जो एक भयानक गलती साबित होती है, क्योंकि इससे पक्षियों के नेता का ध्यान आकर्षित हो जाता है। पूरा बेस तबाही में घिर जाता है। अराजकता के बीच कोनान मिलर से मिलता है और उसे अपने शहर को नष्ट करने वाला आदमी पहचानता है। वो उस पर हमला कर देता है। दोनों पर पक्षी टूट पड़ते हैं। अंत में मिलर माफी मांगते हुए बम सक्रिय करता है और दोनों मारे जाते हैं, जिससे पक्षी डरकर पीछे हट जाते हैं। इस बीच सोफिया, बेकर और बाकी टीम प्रयोगशाला तक पहुंचती है। बोरोडिन आखिरी बार पोर्टल खोलने की कोशिश करता है। सोफिया तार काट देती है, जिससे बिजली चली जाती है। बोरोडिन अचानक गायब हो जाता है और पक्षी इमारत में फंस जाते हैं। टीम धुआं बम फेंककर भागती है। भागते समय सोफिया को एक पक्षी पकड़ लेता है। बेकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन समय की कमी के कारण उसे पीछे छोड़ना पड़ता है। बाहर जेरिको और सैनिक विमान तक पहुंचते हैं। बेकर आखिरी बार विस्फोटक सक्रिय करता है। पक्षी उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो मुस्कुराते हुए मर जाता है। बेस चारों ओर से धमाकों में उड़ जाता है। बाकी लोग विमान से सुरक्षित उड़ जाते हैं। आखिर में बताया जाता है कि खतरा खत्म हो चुका है और पक्षी रेगिस्तान छोड़ रहे हैं। फिल्म का अंत इस दृश्य के साथ होता है कि पक्षियों का झुंड अमेरिकी सेना के ऊपर से उड़ते हैं, ये संकेत देते हुए कि अब आतंक का अंत हो चुका है।